हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। देखो, आज मैंने कुछ नई तरीके की सोच लेकर के और एक नया पार्ट इसमें जोड़ा है। मैंने क्या किया है कि अलग अलग पार्ट्स को उठा करके और इसमें आपको एक एक क्वेश्चन तथा उसका जो भी डिटेल होगा वो बताने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, देखो, ये आपका इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा एमसीक्यू है। जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए जीडी का एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी है और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी सिपाही वाला जो है वो एग्ज़ाम ज़्यादातर उत्तर प्रदेश सिपाही का आपका शायद जनवरी में एप्लीकेशन फिल होने लगे तो आप समझ जाओ कि रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। तो आपको सिपाही की तैयारी भी अच्छी करनी है और साथ ही साथ एसएससी जीडी तो होने वाला ही है जनवरी में। तो इसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ जो 40-50 क्वेश्चन लिए हैं उसमें से जो भी क्वेश्चन हो पाएगा हम इसको बताने का प्रयास करेंगे आज। चलो आज देखते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ सारा आपका क्वेश्चन है, आंसर है। मैंने इंटरनेट से इसको उठाया था, वहीं पे चेक किया था, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये, तो मैंने उससे वहाँ से डाटा उठाया और यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। चलो देखते हैं। एक ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज का मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य क्या है भाई। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज का मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जो मूल्य बढ़ाया घटाया जाता है, तो मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अब इसमें आपको देखो, पहले कहा किसानों को आकर्षक कीमत मिले। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ जाना कि जो भी चीज़ें होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है एक तरीके से आप समझ जाओ, जैसे देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस के माध्यम से, ये सरकार के अंडर में होता है, ये आप समझ पा रहे हो। अब सरकार ये तो है नहीं कि किसानों को आकर्षक कीमत देगी। आकर्षक कीमत देने का क्या मतलब है, जिसकी जो एक पर्टिकुलर कीमत होगी उसी को देगा ना भाई। आकर्षक कीमत देने का कोई सवाल नहीं है। आप उसकी अधिक उपयोगिता होगी और या तो कीमत पहले से बढ़ी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट देख करके तभी आगे बढ़ेगा। तो देखो, पहला आया किसानों को आकर्षक कीमत मिले, ऐसा कोई इशू नहीं है इसका, ये कोई मतलब ही नहीं रह जाता। दूसरा कह रहा है अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। अनाज के उपयोग को नियंत्रित करने का क्या मतलब है भाई। यहाँ पे आपका मूल्य बढ़ाने से अनाज के उपयोग पर नियंत्रण क्या हो जाएगा भाई। जितनी उपयोगिता होगी उतनी ही करना पड़ेगा, उसमें तो कोई है नहीं। अब आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो चाय तो पियेंगे ही भाई, चीनी चाय जितनी लगे। महंगी रहेगी तब भी आप खरीदेंगे, आपके पास पैसा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसा है और चीनी आपकी महंगी हो गई तो आप खरीदना बंद कर देंगे, तो खरीदेंगे ही। तो ये भी नहीं। तीसरा क्या कह रहा है, इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम हो सके। भाई जाहिर सी बात है, आपको पता है आप क्या करते हो। जब आप अनाज पे मूल्य बढ़ा दोगे तो सीधी सी बात है, मूल्य बढ़ने पे सरकार के खाते में जो है जो सब्सिडी देना पड़ता है उसे, जब किसान को अच्छा खासा मूल्य मिलने लगेगा तो उनको उनके सामान पर सब्सिडी देने का भार जो है वो कम हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप यहाँ देखो, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसे समझाया गया है, जिसे कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपकी है, ये पीडीएस बोलते हैं इसे, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यदि सरकार पीडीएस से वितरित अनाजों की कीमतों में वृद्धि करती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार सरकार पर कम होगा। पीडीएस का प्रारंभ कब हुआ था भाई, सन 1940 में किया गया था, जिसका विस्तार 1970 से 1980 के दौरान व्यापक स्तर पर हुआ। मतलब बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ज़्यादा व्यापक, ठीक है ना, इसका विस्तार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम करने के लिए सरकार क्या करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज का पर मूल्य जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं भाई। आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य। तो सबसे पहले तो ये जान जाओ राष्ट्रीय बागवानी होता क्या है। देखो भाई, वर्ष 2005-06 में प्रारंभ राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो था, नेशनल, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है, जैसे बागवानी क्षेत्र में समग्र वृद्धि, यानी बागवानी आप समझ पा रहे हो, पेड़ वगैरह जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती हैं या होते हैं, तो समग्र वृद्धि करना तथा कृषक समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से क्षेत्र प्रबंध यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है की व्यवस्था करना, तथा बागवानी उत्पादन किसानों की आय एवं पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आती हैं।
यानी बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, ये भी आता है। ठीक है ना। किसानों की आय में वृद्धि, जाहिर सी बात है, अभी सीधे यहाँ पे देखो कहा गया है। ठीक है, कहाँ कहा गया, ये देखो कृषक समूहों का निर्माण का प्रोत्साहित देना, इसकी मतलब उसकी आय में वृद्धि होगी भाई। तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्षेत्र प्रबंध यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, अभी आपने देखा ये भी होता है। चौथा कह रहा मानव संसाधन विकास कराना, तो भाई मानव संसाधन विकास करना ये इस क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है ना भाई। तो मानव संसाधन विकास करना इस क्षेत्र में नहीं आता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई है भाई। तो अगर देखा जाए तो आपकी जो भाई सीधी सी बात है, ऋणात्मक वृद्धि अगर कहीं दिखने को मिली थी तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिली थी। ठीक है ना भाई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिली थी। जैसे देखो भाई, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब थी? 1961 से लेकर के 1966 के बीच की अवधि में ये हुई थी। और कितनी वृद्धि इसमें, ऋणात्मक वृद्धि कितनी हुई थी? माइनस में 1 0। इसका मतलब है कि वृद्धि कम दिखी थी। ठीक है ना भाई। माइनस में चली गई थी, जितना सोचा गया था उससे भी माइनस में प्रतिशत दर्ज की गई थी। यह भारत के लिए युद्ध, अकाल एवं राजनीतिक अस्थिरता का काल था। हाँ भाई, उसी समय आपका चला था। ठीक है ना भाई। तो उस समय क्या हुआ आपका, इसकी वजह से आपका जो कृषि उत्पाद में जो वृद्धि दर था वो कम हो गया था। ठीक, ऋणात्मक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? भाई राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की अगर हम चर्चा करें तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो भाई जाहिर सी बात है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो था वो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो था वो एक प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित। भाई जाहिर सी बात है जितनी योजनाएं आई हैं केंद्र प्रायोजित हैं, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं। यह मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था भाई? भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन बढ़ाना। यानी कभी कभी आप समझ जाइए कि पंचवर्षीय योजना से 2 प्रकार के सवाल उठते हैं। पहला तो ये उठता है कि कौन सा ये सिस्टम या जो भी है कि किस पंचवर्षीय योजना में था, कभी वृद्धि दर या कमी जो भी है, तो एक तो ये आता है। दूसरा ये आता है कि फलाना नाम के पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य से भी भाई सवाल बनता है। तो आप ये समझ जाइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है ना भाई। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। अगले पे आते हैं भाई, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ग्रीन जो है वर्ड, आप जानते हो ऑपरेशन ग्रीन वर्ड बहुत यूज किया गया है। तो ज़्यादातर ऑपरेशन ग्रीन वर्ड जो है ना भाई वो सब्जियों के लिए यूज किया गया। तो स्पेशली जो टमाटर, प्याज या आलू या मूल्य नियंत्रण, इनका जो मूल्य नियंत्रण किया गया था इसी में ऑपरेशन ग्रीन किया गया था। ठीक है ना, कहा गया था इन्हें। तो टमाटर, प्याज एवं आलू का जो मूल्य नियंत्रण होता है उसी को ऑपरेशन ग्रीन बोला जाता है। बात समझ पा रहे हैं भाई? ऑपरेशन ग्रीन हो जाएगा जी। आगे चलते हैं। जैसे देखो इसका थोड़ा सा, जब 2018 और 19 के बजट वर्ष में देखा जाए तो टमाटर, प्याज और आलू जो थे, टीओपी बोला गया इन्हें, कि यानी आपका टमाटर, प्याज, आलू यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की कीमतों को स्थिर रखने हेतु ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई। यानी इसकी कीमत में भाई ज़्यादा बढ़ोतरी घटोतरी ना। आपको पता है इन्हीं 3 चीज़ों का, भाई जाहिर सी बात है इन्हीं 3 चीज़ों का जो मूल्य होता है ये बढ़ता है। ठीक है ना भाई। ज़्यादातर आप देखो सब्जियों में कभी कभी 20 रुपये वाली प्याज 80 रुपये में हो जाती है, कभी कभी 20 रुपये वाला टमाटर 80 रुपये में हो जाता है, इस टाइप का। कभी कभी आलू कभी 10 रुपये में जाता है तो कभी 40 रुपये में चला जाता है। तो इन्हीं सबको भाई यहाँ पे इनकी भी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2018-19 की बात है, उसी बजट में। तो इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनके उपयोग की सही कीमत प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को भी उपयुक्त कीमतों पर ये उत्पाद प्राप्त हों। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना भाई, समझ गए हैं? चलो, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन की बात आएगी तो क्या करोगे? ऑपरेशन ग्रीन में आप टमाटर, प्याज और आलू लगाओगे। ठीक है, इन्हीं के कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, भाई जाहिर सी बात है किसान किससे संबंधित है? कृषि से। तो किससे संबंधित हो जाएगा? कृषि से। तो कृषि क्षेत्र आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 2016 से 20 की अवधि में 6000 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना
ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो था, सॉरी, संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उपजों की बर्बादी में, ठीक है ना भाई, कृषि उपजों की बर्बादी में कमी लाकर एवं प्रसंस्कृत कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है ना। इस योजना में कृषि प्रसंस्करण संकुलों यानी जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर होता है के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। जो चीज़ जरूरत होंगी होती रहेंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था भाई? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन आपको पता है वर्ष 2004 में हुआ था, ठीक है ना भाई। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था भाई? वर्ष 2004 में हुआ था। यानी राष्ट्रीय किसान आयोग क्या होता है भाई? नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर का गठन वर्ष 2004 में कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। एम एस स्वामीनाथन को अगर कहा जाए तो हरित क्रांति का जनक, लेकिन हमारे भारत में भाई, तो हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे इसका मुख्यालय जो है, जो आपका यानी NCF जो होता है उसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है भाई। और इसका उद्देश्य क्या होता है? किसानों की हितों की सुरक्षा करना, यानी जो भाई किसान के प्रति पता चला कि किसान ने बड़ी मेहनत करके खूब पैसा लगा करके और कोई सामान उपजाया और तुमने उसके लिए खरीद के लिए कोई मार्केट ही नहीं तैयार किया, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या उसकी कीमत में दिक्कत आ रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका राष्ट्रीय किसान आयोग बना। उसमें इन्हीं सबके हितों के बारे में सोचा जाता है। यानी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में तीव्र तथा समावेशी विकास पर बल दिया गया है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का प्रमुख लक्ष्य था, ठीक है ना भाई। तो इसी को आपका भाई राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 2004 में हुआ था, ठीक है ना भाई। आगे आते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन है? तो अगर अभी देखा जाए तो इस समय तो भाई आपका मुंबई चल रहा है, ठीक है ना भाई। मुंबई में अच्छा खासा वस्त्र का उद्योग चल रहा है, कपड़े का काम। तो आप देखो इधर, यानी मुंबई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कपड़े के मामले में सभी बेटर हैं, मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, कानपुर, तो भाई कानपुर भी है कपड़े के मामले में, लेकिन सबसे ज़्यादा आगे जो चल रहा है तो मुंबई हो जाएगा। यानी भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। यहाँ कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ से यूरोपीय देशों, पश्चिमी एशियाई देशों तथा अफ्रीकी देशों को बृहत स्तर पर वस्त्रों का निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा भाई आपको पता है 1948 में की गई थी, ठीक है ना भाई। कब? इस समय जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, इन्हीं के द्वारा की गई थी। यानी स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखा जाए तो देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो थी ये 6 अप्रैल 1948 को भाई, ठीक है ना भाई, 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री, जो उसी समय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा की गई थी। इस नीति में आगामी वर्षों में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का पथ प्रदर्शन किया गया, ठीक है ना भाई। तो सवाल में अगर आएगा स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो आप लगाओगे 1948 में, ठीक। किसके द्वारा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। आगे आता है भारत का हीरा, जो क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो भाई भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है, ठीक है ना। भारतीय हीरा संस्थान भाई कहाँ पे है? सूरत में है। यानी भारतीय हीरा संस्थान गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया है। भारतीय आभूषणों की गुणवत्ता देखने के लिए, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी। तो अगर ये पूछा जाए कि भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो भाई 1978 में की गई थी, ठीक है ना भाई। अब देखो कह रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र की किस प्रकार का उपक्रम है? भाई भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? तो अगर इसको देखा जाए तो भाई भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है, तो अगर हम बात करें तो या भाई देखो, तो ये सार्वजनिक है, इसको भाई सबको फायदा मिलता है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सीधे कहा गया है छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है।
यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अंतर्गत संचालित है। बात समझ में आया? तो सेल का मतलब समझते हो ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक, यानी स्टील की चीज़ें यहाँ पे पूरी पूरी होती है। आगे आते हैं भाई। राष्ट्रीय निवेश जो होता है, निवेश कोष, जिसे आप NIF बोलते हो, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो आपका होता है NIF के संबंध में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर इसकी हम चर्चा करें तो आप देखो, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त आय रखी जाती है, ठीक है। NIF में कह रहा है इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्राप्त आय रखी जाती है। फिर कह रहा है इसमें लोगों द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। फिर कह रहा है इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश, ठीक है, विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है और इस कोष का प्रबंधन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो पहली चीज़ तो आपका NIF जो होता है, तो इसका प्रबंधन रिजर्व बैंक द्वारा तो किया ही नहीं जाता भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये सरकारी संस्था है, इसमें रिजर्व बैंक का कोई योगदान नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। ये आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है। इस कोष के अंतर्गत आरक्षित राशि का 75% शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है तथा 25% राशि का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों में निवेश हेतु व्यय किया जाता है। यानी आपने समझ लिया, ये सब, ये जब सार्वजनिक लोगों के लिए जो भी उपक्रमों के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये सरकार के द्वारा की जाती है। तो RBI नहीं, RBI का कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसमें, तो आपका इस सार्वजनिक उपक्रमों का हो जाएगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि NIF उससे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आगे आते हैं। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो अभी तक तो देखा जाए तो 10 कंपनियां हैं भाई, आप देख रहे हो। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। जैसे पहला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल आप जान ही रहे हो, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ठीक है। तीसरा भारतीय तेल निगम IOC। चौथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, ठीक है। पांचवा कोल इंडिया लिमिटेड CIL। छठा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। सातवां गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। आठवां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। नौवां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। एंड 10वां पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, ठीक है ना। ये आपके 10 कंपनियां हैं जो कि आपकी महारत्ना कंपनियां हैं, ठीक है ना भाई। तो महारत्ना कंपनियां हो गई। उसके बाद वर्तमान में अगर देखा जाए भारत में 14 नवरत्न तथा 74 मिनी रत्न कंपनियां भी हैं, यानी 10 महारत्ना, 14 नवरत्ना और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है ना जी। आगे बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कोर में क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल है? शामिल नहीं है। यानी अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो आप देखा जाए अर्थव्यवस्था के कोर में, आप देखो लौह इस्पात की बात कर रहा है, परिवहन की बात कर रहा है, उर्वरक की बात कर रहा है, इस्पात की बात कर रहा है। अगर चर्चा आप करें भाई तो यहाँ पे आप देखो कह रहा है, इधर देखो आप, कह रहा है कि परिवहन अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है। अब इसमें देखो कोर क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्या क्या आते हैं, पहले तो ये समझ जाओ। विद्युत जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये कोर, ठीक है, कोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोयला आता है, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आता है, सीमेंट आता है, रिफाइनरी आता है, उर्वरक आता है और इस्पात आता है। इतने तो कोर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये इतने जो क्षेत्र होते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो IIP के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सारे के सारे, ठीक है ना भाई।
तो आपकी बात करें परिवहन, देखो यहाँ पे आपका परिवहन की चर्चा नहीं की गई है, गौर कर लेना। विद्युत, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात, इन सब में भाई देखो परिवहन की चर्चा नहीं की गई है। यानी आपका जो परिवहन होगा ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो आएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। तो लौह इस्पात आएगा, उर्वरक आएगा, लेकिन परिवहन नहीं आएगा। तो आपका ये परिवहन आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं आता है, ठीक है ना। चलो आगे कह रहा है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है भाई। तो अगर जब बताएं हम आपको तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है भाई इस समय सबसे बाद में कौन भाई, तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है भाई। समझ पा रहे हैं, एन.के. सिंह की नियुक्ति किया गया है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में, एन.के. सिंह की नियुक्ति किया गया है, ठीक ना। एन.के. सिंह की नियुक्ति किया गया है और इस आयोग को वर्ष 2020 और 25 की अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, ठीक है ना। किंतु इनकी कार्यावधि में विस्तार कर दिया गया है। अब इसके द्वारा 2 रिपोर्ट प्रथम वर्ष 2020 से 2021 के लिए तथा द्वितीय वर्ष 2021 से 2026 हेतु प्रस्तुत की जाएगी। 6 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ, केंद्र व राज्य के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना है। देखिए ये आपके करंट का क्वेश्चन हो जाता है, यानी 15वें वित्त आयोग आपके करंट के क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो कौन है भाई, मनमोहन सिंह नहीं भाई, एन.के. सिंह। बात समझ में आया, तो एन.के. सिंह आपके हो जाएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। कह रहा कि बेट पहली बार कहाँ लागू किया गया, बेट पहली बार कहाँ लागू किया भाई, तो बेट पहली बार भाई फ्रांस में, सबको पता है फ्रांस में लागू हुआ, ठीक है ना भाई। यानी अगर चर्चा करें हम तो बेट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया। यह एक प्रत्यक्ष कर है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, प्रणाली कहते हैं या भी जो भी है, जिसे भारत ने 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 में इसे हटा दिया गया और इसकी जगह किसको प्रतिस्थापित कर दिया गया भाई, जीएसटी को। तो वैट को हटा करके उसी की जगह क्या लगा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। आगे करते हैं भाई, तो आपका वैट क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का होगा। तो आपको ये सीधी सीधी बात पता है, 1 नंबर का सवाल आता है कि संघ और राज्य में करों का निर्धारण कौन करता है। तो वित्त आयोग, तो बात यही हो रही है भाई राज्य के कर की। संघ के कर में राज्य का हिस्सा यानी राज्य और संघ के बीच करों का निर्धारण करने की बात हो रही है। तो भाई कौन करेगा, निर्धारित कौन करेगा, वित्त आयोग भाई। उत्तर ये वित्त आयोग, यानी वित्त आयोग क्या करता है, करों का निर्धारण कर रहा है। नीति आयोग की बात करेंगे, नीति आयोग अपना भाई थिंकिंग टैंक बोला जाता है, अपना विचार विमर्श करेगा। चुनाव आयोग की बात करेंगे भाई तो इलेक्शन करवाएगा। और वित्तीय मंत्रालय की बात करेंगे, अगर वित्त मंत्रालय की बात करते हैं भाई तो वित्त मंत्रालय आपका, आप समझ पा रहे हैं, बजट को पारित करने का मेन काम वित्त मंत्रालय का होता है। तो आपने समझ लिया। हालांकि सर वित्त मंत्र आयोग से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वित्त आयोग आपका बताइए संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका क्या है, बॉडी है। ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय है। तो एक सवाल तो ये बन जाता है वित्त आयोग कैसा निकाय, तो भाई संवैधानिक निकाय है। तथा इसका अनुच्छेद क्या है, एक सवाल ये भी बन जाता है। तो सर इसका अनुच्छेद 280 है, ठीक है ना। तो 280 अनुच्छेद वित्त आयोग का है। बात समझ पाए, आगे बढ़ते हैं भाई। अप्रत्यक्ष कर में, ठीक है, हाँ एक सवाल इसमें और ध्यान दे लेना। ये कहा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो सर राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसे होती है। तो भाई देखो प्रतिगामी होती है, देखो प्रतिगामी होती है और अधोगामी होती है। अधोगामी और प्रतिगामी में थोड़ा सा अंतर समझ लेना। प्रतिगामी का मतलब सर ये होता है जब भी कभी किसी कोई कर जिस पे लागू किया जा रहा है उसकी बजाय कोई और उसको दे, यानी कहने का मतलब तुम सरकार मुझसे कर ले रही है लेकिन एक्चुअल में उस कर को मैं दे नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अधोगामी कर, प्रतिगामी कर में आ जाता है।
और अधोगामी कर का मतलब क्या होता है, जिस पे टैक्स लगाया जाता है वही टैक्स दे। समझ पा रहे हैं, क्लियर है, जिस पे टैक्स लगाया जाता है वही टैक्स दे, ठीक है ना। तो अधोगामी और प्रतिगामी का मतलब आपने समझ लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर एक प्रतिगामी कर होता है। यानी अप्रत्यक्ष कर ऐसा होता है कि आपको आपको तो कर तो लगेगा, उस पे सामान पे कर लगेगा, लेकिन वो आपका क्या होता है, वो आपको शो नहीं होता। इसका मतलब साफ है, आप समझ जाइए, इसमें चाहे कोई गरीब हो और चाहे कोई अमीर हो, उस पर समान मात्रा में टैक्स लगेगा, यानी प्रतिगामी। इसका मतलब साफ है। जैसे भाई अगर आपकी आय 5 लाख से ऊपर है, अगर आपकी आय 5 लाख से ऊपर है तो आप क्या करोगे, तो आप उसका कर टैक्स दोगे। और जो गरीब है वो 5 लाख से नीचे जा रहा है, भाई 5 लाख के ऊपर कमा ही नहीं पा रहा है, तो वो टैक्स नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा टैक्स देने वाला, और फिर आपका तो उस भाई प्रत्यक्ष कर बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अमीर और गरीब में जो कर देने का सिस्टम है वो समान नहीं है। उसमें जिसका ज़्यादा इनकम होता है वो ज़्यादा देगा, जिसका कम इनकम होता है वो कम देगा। पहला केस तो ये हो गया। लेकिन अब यही समझिए, मान लीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं और वहाँ पे टैक्स लगना है आपके टिकट पे, या आप कपड़ा खरीदने गए उस पर आपकी जीएसटी लगनी है। तो अब वही कपड़ा भाई अगर 5,000 का कपड़ा कोई अमीर खरीदने जाएगा या 5,000 का कपड़ा कोई गरीब खरीदने जाएगा, तो भाई दोनों पर टैक्स बराबर मात्रा में लगेगा। इसका मतलब सर हम कह सकते हैं कि टैक्सों का जो आपका इसमें लेन देन है ये समान मात्रा में गरीब और अमीर दोनों पर पड़ेगा। इसका मतलब ये सर हमारा प्रतिगामी टैक्स है, ठीक है ना भाई। कर है, कैसा कर है, प्रतिगामी कर हो जाएगा। क्लियर हुआ। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है, तो अगर हम बात करें भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है, तो मैं बार बार बताया हूं, IRDA। IRDA का मतलब इरडा, समझ पा रहे हैं ना, इरडा बोला जाता है। बीमा की बात करेंगे तो इरडा हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड ठीक है डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही बोला जाता है इसका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा, ठीक है ना। ये भारत में बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्था है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। किसकी भाई, इरडा की। तो भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है भाई, इरडा के द्वारा, IRDA के द्वारा। आगे आ जाते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन सी थी, तो अगर चर्चा करें तो भाई विदेश संचार निगम लिमिटेड जो आपकी है, ठीक है ना। विदेश संचार निगम लिमिटेड आपका क्या हो जाएगा जी, यही एक कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी थी। बात समझ में आया। यानी आपका बात करें आगे का क्वेश्चन, ठीक है, NASDAQ नास्डक जिसे बोला जाता है में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी भाई, रिलायंस है, TCS है और HCL है और इन्फोसिस है। तो भाई नास्डक में सूचीबद्ध होने वाली जो पहली कंपनी थी वो भाई इन्फोसिस थी, ठीक है ना भाई। देखो दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्फोसिस। यानी वर्ष 1999 में इन्फोसिस जो थी ये नास्डक में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी बनी, ठीक है। और नास्डक भी अगर बात किया जाए तो एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, हालांकि वो आपकी जो थी न्यूयॉर्क में थी और ये आपकी अमेरिका में डायरेक्ट बोल दिया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो तरलता अधिमान जो होता है, ठीक है, जो आपके लिक्विडिटी प्रेफरेंस जिसे बोला जाता है का अर्थ क्या है। जैसे एक तरीके से हम अगर एक बेसिक एग्जांपल तुम्हें समझाना चाहें तो आप जैसे आइस को ले लो, मैं एक घरेलू तरीके से एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं। आइस का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। और आइस जो होता है वो भाई स्टोर किया हुआ होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा मात्रा में अपने नज़दीक। तो एक तरीके से आप समझ जाओ कि अगर इसी को हम वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, वो फैलने लगता है इधर उधर, तरल पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना भाई।
यानी तरलता का स्पेशली मतलब, लिक्विडिटी का स्पेशली मतलब क्या है कि उसका प्रसार होना। तो अगर प्रसार होने का बात करता तो कह रहा तरलता अधिमान यानी प्रसार प्रेफरेंस जो है, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है, उसका अर्थ क्या है। तो आप देखो ब्रांड तथा शेयर के रूप में तो उसको भाई तुम आइस बना दे रहे हो ना, लिक्विड कहाँ बना रहे हो। अचल संपत्ति का निर्माण करोगे तो वो भी तुम्हारा, तो भाई वो बता रहे हो ना कि हमारे पास 15 बीघे खेत है, तो उसका क्या हो, तो एक ही जगह पड़ा हुआ है ना भाई। फिर आभूषणों के रूप में परिसंपत्ति अगर तुम करोगे तो एक तरीके से ये भी तो समझो भाई ना, आभूषण बना करके रखे रहोगे तो उसमें कितने पैसे लग रहे हैं उसका क्या करोगे, कोई मतलब नहीं। ये है कि आपका पैसा इतना ही स्टोर करके रखे हो, लेकिन इससे कुछ कर नहीं सकते, तुरंत तुरंत कुछ नहीं कर सकते ना भाई। लेकिन नगदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, अगर ऐसा कुछ करते हो तो नगदी के रूप में जब तुम उसे कर दोगे तो इसका मतलब उससे तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई चीज़ खरीद सकते हो, ले जा सकते हो, सब्जी खरीद सकते हो, फल खरीद सकते हो, वगैरह वगैरह। यानी तो सीधी सी बात है, तरलता अधिमान का स्पेशली अर्थ क्या होता है, दीर्घकाल तक कम तरल परिसंपत्ति तथा निवेश के बदले में अधिक तरल परिसंपत्ति को धारण करने की निवेशकों की वरीयता के कारण उत्पन्न मुद्रा की मांग में जो वृद्धि की जाती है, यही आपका क्या होता है, तरलता अधिमान होता है। ठीक है ना भाई, समझ गए। तो इसका मतलब नगदी के रूप में जो होगा वही आपका तरलता अधिमान में आएगा। आगे आते हैं भाई, कह रहा भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। अगर हम चर्चा करें तो भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, तो भाई आप समझ पा रहे हैं कि जो नीति आयोग है, फिर वित्तीय आयोग है, फिर वित्त मंत्रालय है, हमने बताया भाई, फिर भारतीय रिजर्व बैंक है। आप समझो भारत में निम्न से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित, तो राजकोषीय नीति कौन, राजकोष भाई, राजकोष पर किसका अधिकार है, एक तरीके से समझो तो वित्त मंत्रालय का। भाई वही तो पास करेगा उससे, उसके पैसे का कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। तो राजकोषीय नीति का निर्धारण भी कौन करेगा भाई, वित्त मंत्रालय करेगा। यानी अगर मोटा मोटी हम बात करें तो आप समझो, यानी सरकार द्वारा राजस्व जो संग्रह होता है, यानी रेवेन्यू जो कलेक्शन किया जाता है इसका, अर्थात आय तथा सार्वजनिक व्यय जो भी किया जाता है इसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है आपका, कि उचित नियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वांछित स्वरूप प्रदान करने के लिए जो सरकारी नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। और भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सरकार सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण आदि उपकरणों के माध्यम से राजकोषीय नीति में परिवर्तन करती है। आप ध्यान दें बच्चा, यहाँ पे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि भारत की राजकोषीय नीति, ठीक है, किसके अंतर्गत आती है, या भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है। तो सीधे सीधे ये सवाल बहुत कॉमन है, तो वित्त मंत्रालय करता है, वित्त आयोग मत लगा देना। ठीक है ना भाई, वित्त और नीति पढ़ करके तुम नीति आयोग मत लगा देना, और राजकोष यानी पैसा समझ करके भारतीय रिजर्व बैंक मत लगा देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यानी वित्त मंत्रालय आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है। तो अगर चर्चा करें संघीय बजट की, जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव किया जाता है, यानी उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कट का मतलब कटौती होता है ना भाई, तो कटौती प्रस्ताव आता है। भाई कटौती प्रस्ताव हमेशा चलता है उसमें, जैसे आपने कोई डिपार्टमेंट आपसे किया, बजट बन रहा है, किसी डिपार्टमेंट ने इतने रुपए की मांग की, अब आपने वो बजट वहां पे अपना संविधान वो संसद में शो कराया कि हाँ इतना बजट इसके लिए पास कर रहा है, तो वहां पे जो आपका विपक्ष है वो उसके लिए कटौती प्रस्ताव रख सकता है कि आप इसमें भाई इतने अमाउंट को कम ज्यादा करिए, जो भी हो जैसे। ठीक है ना, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कटौती प्रस्ताव आपका संघीय बजट में शामिल होता है। ठीक है ना, ध्यान आकर्षण करना, स्थगन प्रस्ताव, व्यापक लोक महत्व के रूप में, ये सब केवल चर्चा का विषय है, और बाकी ये संघीय बजट में आता नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी कटौती प्रस्ताव ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था जो है किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था आपको पता है, बजट घाटे का बनाया जाता है ना भाई, तो उसी की चर्चा कर रहा है यहाँ पे कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य में उपयोग में की जाती है, किस उद्देश्य से। तो अब भाई उद्देश्य क्या है इसका, देखो पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, दूसरा है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, तीसरा है भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए,
और चौथा है विदेशी ऋण कम करने के लिए। अब पहली बात तो हमारी समझो, विदेशी ऋण कम करने के लिए हम वित्त आपका क्या कहते हैं घाटे का बजट बना देंगे, तो ये क्या मतलब है, ठीक है ना भाई। दूसरा चीज समझो, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए हम ठेका तो लेके बैठे नहीं है कि सार्वजनिक ऋण हम ही चुकाएंगे, तो हम ये बजट घाटे का बना दें और कह दें कि भाई ताकि बाकी पैसे का हम सार्वजनिक ऋण चुका दें, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, भुगतान शेष का समायोजन, भाई जो भुगतान बचा हुआ है नहीं हुआ है अभी तक उसका शेष का समायोजन करने के लिए। ये सारी चीजें ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। भारत में जो घाटे का बजट बनाया जाता है, वित्त की जो व्यवस्था की गई है, घाटे के वित्त की व्यवस्था, ये हमेशा आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए है। देखो भाई, घाटे का बजट बनाएंगे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मजबूत होती है, ठीक है ना भाई। आपको जब कम बजट होगा तो उसी में आप उसमें अपने आप को और अच्छा बनाने का प्रयास करोगे। यानी सीधी सी बात है, जब आपका कोई भी बजट, जैसे आपने सोचा अब की तो भाई 18,000 करोड़ का बजट बन जाए, इसमें ये हो जाए वो हो जाए, इतने का हो जाए उतने का हो जाए, हमें बिल्कुल आराम मिल जाए, तो इसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा अमाउंट उसमें से 18,000 करोड़ में से हो सकता है 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ कम का बजट बनाए, उतना अपने पास स्टोर करके रखे रहेगी ताकि भविष्य में आपके आर्थिक विकास में प्रोत्साहन, मान लो कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वहां पे आपका ये आपको आर्थिक विकास में प्रोत्साहन मिल जाए, ठीक है ना। तो भारत में सदैव घाटे का बजट बनाया जाता है और ये जो होता है ये आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए होता है, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। चलो ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को किया है, बाकी के भी क्वेश्चन को हम लोग फिर करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे करके ये मेरा लगभग 45-50 क्वेश्चन का टारगेट इस पे है, तो 45-50 क्वेश्चन इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना भाई। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।